तो आगे बढ़ते हैं हम बीसीआर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हमने करा कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन किस किस तरह की होती है। अब हम डील कर रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन वार्तालाप को इफेक्टिव, जिसका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वो या तो एक सिंगल किसी एस्पेक्ट पे आ जाएंगे, लाइक कंसाइजनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, या नेम एंड एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। उस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है कि आप इन सब में से कोई भी 2 को एक्सप्लेन करें। पर अगर एक टिपिकल पर्टिकुलर आ जाता है कि कर्टियसनेस इज एन इफेक्टिव ट्रेट फॉर कम्युनिकेशन, तो आपको खाली इसी को डिफाइन करना है 2 मार्क्स में। वहां पे आपको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ता है अपने टेक्स्ट को। तो आइए यहां पे करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहली बात, इसमें सबसे इजी तरीका पता है क्या है? पहले 5 हैं सी, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, कंप्लीट, कोहेरेंट, कर्टियस। 6 है इनफैक्ट जो सी से बिगिन होते हैं। खाली 7th वाला है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके कम्युनिकेशन के। पहला कहता है कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। क्लियर से मतलब क्या आता है? अगर मैंने कोई शब्द बोले और मेरी टोन ऐसी थी या मेरी वॉइस में क्लैरिटी नहीं थी, मेरे बोले हुए शब्द आपको समझ में नहीं आए। कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छे, उन्हें लगता है बहुत फ्लुएंट है, बहुत तेज तेज बोली जा रही है, लेकिन उनकी वॉइस में क्लैरिटी नहीं है, टोन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो वो स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो तभी इफेक्टिव है, रिटन भी तभी इफेक्टिव है जब क्लियर है। क्लियर मीन्स आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं जो रिसीवर है उसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। क्या मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, क्या मैं आरटीपी के बारे में कर रही हूँ, मैं एमटीपी के बारे में कर रही हूँ, या मैं फाउंडेशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ। क्लैरिटी नहीं होगी जब कि मैम पढ़ा क्या रहे हैं, आप क्या समझोगे उस बात को। इसके लिए जरूरी है बेटा कि लैंग्वेज शुड बी सिंपल। एट टाइम्स हमारे ना एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि हम जितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, जितनी टफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हमारी कम्युनिकेशन उतनी बेटर होगी। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने तो बोल दिया, आगे से सुनने वाले को ही समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ। मैंने अब सपोज पीएचडी लेवल की अपनी इंग्लिश में आपको पूरा लेक्चर दे दिया, आप हो +2 पास आउट्स, आपको वो लेवल की इंग्लिश अभी तक पहुंची ही नहीं, आपका वो लेवल ही नहीं पहुंचा है, आपको बार बार डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है मेरी बात को समझने के लिए, तो वो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा मेरा लेक्चर अटेंड करने में। इसलिए कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन क्लियर के साथ सिंपल होनी चाहिए। सिंपल इन द सेंस कि सामने वाले की समझ के अकॉर्डिंग हो, आपकी वोकैबुलरी का लेवल उसकी वोकैबुलरी से मीट करता हो। सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट as the core message is lost in long convoluted sentences। जब हम बहुत लंबे सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम मेन मोटिव से दूर हट जाते हैं। मैंने एक मेन थीम पे, एक टॉपिक पे बात करनी थी और मैंने सोचा कि मैं इसको बड़ी फ्लारी लैंग्वेज में समझाऊंगी बच्चों को। मैं लैंग्वेज में इतना पढ़ गई, मैं सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने में इतना पढ़ गई कि जो मेन कोर मैसेज था, मेन मतलब मेन आइडिया था उसका, वो कहीं पे खो जाता है। तभी कहते हैं ना शॉर्ट एंड क्रिस्प, ब्रीफ हो, टू द पॉइंट होनी चाहिए चीज। यही बात क्लैरिटी में कह रहा है कि लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करो, मैसेज को सिंपल रखो और कम्युनिकेशन साफ, स्पष्ट या क्लियर होनी चाहिए। कंसाइज भी कुछ मिलता है इससे, क्योंकि ये भी किस बात पे फोकस कर रहा है? ब्रेविटी इज द एसेंस। ब्रेविटी मीन्स मेकिंग थिंग्स शॉर्ट। दिस इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जहाँ पे बहुत लंबी, अब एक आपने अपने +2 लेवल पे लेटर्स लिखे होंगे, है ना, बिजनेस लेटर्स लिखे, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब वहाँ पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं खाली ये बताऊँ मैं इस फर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं इस चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना हूँ, इस डेट तक पहुँचना चाहिए, बात खत्म। आप शुरू हो गए जी लेटर में बताना कि मेरी फर्म इस डेट को ऑर्गेनाइज हुई थी, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारा जो है यूनिट्स वो इस कंट्री में स्प्रेड आउट हैं और मुझे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ रहे हो, मेन मैसेज को छोड़ के आपने इधर उधर की बातें बहुत सारी कह दी, पर बिजनेस एनवायरनमेंट में ये नहीं चलता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम आपस में फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, 10 बातें आप कर लो,
कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन जब आप एक ऑफिस में बैठे हो, बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऑफिशियल कर रहे हो, तो कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अवॉइड यूजिंग इररेलेवेंट वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। वही बातों को और ऐड कर के बोलने से बेटर है टू द पॉइंट बात बोली जाए। फिर कहता है जी थर्ड पॉइंट, कंक्रीट। कंक्रीट हर चीज क्या होती है? सब्सटेंशियल। कहते हैं ना ये कंक्रीट से घर बना है, यानी किसी मजबूत चीज से, पक्की चीज से बना है। एनीथिंग विच इज टैंजिबल। टैंजिबल हेयर मीन्स समथिंग विच कैन बी टच एंड फेल्ट, यानी कम्युनिकेशन आपकी फैक्ट्स पे होनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है हवाई बातें करने की, रियलिटी कुछ और है, बातें कहाँ की कहाँ पहुंचा दी, हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। बट योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपके पास स्टैटिस्टिक डाटा है। आपसे अगर आपके मैनेजर ने पूछा कि लास्ट ईयर की रिटर्न क्या थी, तो आप उसको फाइल ला के दिखा दो, ये लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट थी, ये रिटर्न थी, ये प्रॉफिट है। डाटा है, स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, वो कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और एक ऐसा ही एम्प्लॉई है जो आके बताए लास्ट ईयर हमने आई थिंक कितने करोड़ को इन्वेस्ट करा था, उसमें से शायद कुछ अमाउंट यहाँ गया था। आप समझ रहे हो, कुछ अमाउंट, थोड़ा सा, बहुत सारा, ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग है, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक डाटा नहीं दे रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड थॉट जो है वो उससे मिस कम्युनिकेशन ज्यादा होती है। उल्टा कम्युनिकेशन का फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। इस तरह के कंक्रीट में ये वर्ड्स यहां से लर्न कर लो, फैक्ट्स एंड फिगर्स। डू नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। फिर करता है बच्चे ये बात कोहिरेंट की। कोहिरेंस ऑलवेज मीन्स फॉर्मिंग अ लॉजिक और अ लिंक। आपके कम्युनिकेशन में एक लिंक बना, कड़ियां जुड़ती है ना, जैसे एक चेन है, वो लिंक टुगेदर है, ऐसे ही एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़नी चाहिए। अब बात हुई जी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कम्युनिकेशन चैप्टर करना था। मैंने आपको पहले बता दिया कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या है, फिर मैंने आपको बताया टाइप ऑफ नेटवर्किंग क्या है, और फिर मैंने बताया कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो आप कहोगे तो पूरा का पूरा मैम ने हमें कंफ्यूज कर दिया। प्रॉपर लिंक क्या था, पहले बच्चे को समझाया जाए कि कम्युनिकेशन क्या चीज होती है, उसके बाद उसके तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स बताए जाएं, और फिर बताएं कि क्या रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन में। तभी इनिशियली आपको बताया गया था कि ये चैप्टर 4 पार्ट में लिंक वाइज डिवाइडेड है। तो कहता है आपकी कम्युनिकेशन भी लॉजिकल होनी चाहिए। जो सेंटेंस, ये रिटर्न में ज्यादा ध्यान देना है आपको, जो सेंटेंस पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हो वो फर्स्ट पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, बिल्कुल ही अजीब सा आइडिया नहीं होना चाहिए। It should be sequentially organized and logically presented। वही इंफॉर्मेशन समझ में आती है। ये वर्ड लॉजिक, लिंक, ये आप जरूर यूज करोगे, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस में पूरी बुकिश लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, बट कुछ कीवर्ड्स है ना जिनके बिना हमें एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते। कोहेरेंस में अगर आपने ये मेंशन नहीं करा कि लिंक एस्टैब्लिश करना है, लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो ये वर्ड्स माइंड में रखो हमेशा कि लॉजिक बिल्ड होना चाहिए, एक से दूसरे में लिंक फ्लो होना चाहिए। फिर कहता है जी कंप्लीट। अब एक कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा, उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए, मेथड बताए कैसे सॉल्व करना है, सारा कुछ ये, लेकिन मैंने एंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ दिए, तो आपका वो लॉजिक कभी भी बिल्डअप नहीं होगा। यानी इंफॉर्मेशन जो एक से दूसरे जने को कम्युनिकेट करी जाती है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत डेंजरस है। अ लिटिल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी हार्मफुल। उससे तो बढ़िया है ना दो इंफॉर्मेशन। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी कंप्लीट। इट शुड हैव, ये वर्ड्स ले लेना, ऑल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड बाय द रेसिपिएंट। हु इज द रेसिपिएंट? लिसनर। It keeps in mind the receiver's intellect and attitude and conveys the message accordingly। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। फिर मैं वोकैबुलरी वाली बात पे आऊंगी कि जैसे मैंने कहा था पहले भी कि उसकी आपकी बोली हुई वोकैबुलरी और उसका लेवल ऑफ वोकैबुलरी मैच करना चाहिए। तो आपको उसके इंटेलेक्ट का, यानी उसके दिमाग का कितना लेवल है, कितना इंटेलिजेंस लेवल है, ये माइंड में रखना है, और उसका एटीट्यूड हर चीज के लिए कैसा है। इस पे आगे भी हम फोकस करेंगे एटीट्यूड वाली बात पे। फिर कहता है बच्चे कम्युनिकेशन कर्टियस होनी चाहिए। कर्टियस, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल वे में। सेंडर कौन है? जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। रिसीवर जो ले रहा है, ठीक है। सेंडर हो गया स्पीकर।
The one who is conveying the information has to be polite, considerate, respectful and honest with the receiver. आप लोगों ने कमिंग बैक टू +2 लेटर ऑफ कंप्लेंट्स करे हैं। कंप्लेन लेटर में कुछ बच्चों से गलती क्या होती थी कि कंप्लेन लेटर में ना बड़े हार्श हो जाते थे कि मेरे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, आई वॉन्ट टू गेट इट रिप्लेस्ड, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू सू यू इन द कोर्ट, आई एम गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तो इस तरह की कम्युनिकेशन ऑफिशियल लेवल पे अपनी पर्सनल एनिमिटी को दूर रख के एक जिसे कहते हैं ना पोलाइट और डिसेंट माहौल बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी से नाराज़ हो, चाहे आप किसी को नौकरी से निकाल रहे हो, लेकिन किस तरह से आप उसे बात कम्युनिकेट कर दोगे वो एक डिसेंट वे है। ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपस में बातें तेज आवाज में करी जा रही हैं, वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन हमेशा और हमेशा कर्टियस पोलाइट टोन में होनी चाहिए। फिर कहता है बेटा लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये इस पे पूरा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आया भाई, व्हाट डू यू मीन फॉर लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या इससे समझ में आता है? हम रोज कुछ ना कुछ इधर उधर बातें सुन रहे हैं और नॉर्मल डे में हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा जो है ना बाधाएं आ रही हैं। क्यों? अभी डोर पे नॉक हुआ, मेरा ध्यान वहाँ पे चला गया, किसी के फ़ोन बजा, मेरा ध्यान वहाँ पे चला गया, ये 2 बच्चे गॉसिप कर रहे हैं, कोई फ़ोन पे लगा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है एक्चुअली। तो कहता है वी हेयर कन्वर्सेशन, न्यूज़, गॉसिप, मेनी फॉर्म ऑफ स्पीच ऑल द टाइम। A good listener does not only listen to the spoken word but also sees the non-verbal clues. आपको पहले इनिशियली लेक्चर में क्या बताया गया था कि स्पोकन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। तो अच्छा लिसनर खाली आंखें बंद करके नहीं सुन रहा है, आंखें बंद करके जो सुन रहा है उसके कान में तो खाली क्या पड़ रहा है? बोली हुए वर्ड्स, नॉन वर्बल क्लूज वो नहीं जज कर पाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि नॉन वर्बल क्लूज भी क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं। क्या ये जना मुझे गुस्से में बोल रहा है? इट मीन्स मुझसे कोई गलती हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल कल दिया था, वाह तू तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तो टोन क्या बता रही थी कि मजाक, ये नॉन वर्बल क्लू मिल रहा था ना। तो जो अच्छा लिसनर है वो इसको मिनट में समझ जाएगा, और एक जो खाली फोकस वर्ड्स पे करेगा वो सोचेगा मेरी तारीफ हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि नॉन वर्बल क्लूज को भी एक गुड लिसनर समझता है। नॉट ओनली द वर्ड्स विच आर नॉट सेड बट एक्सप्रेस्ड। कई बार कोई एक्शन से आपको इशारा कर रहा है कि ये बात जो है इसे इग्नोर कर। हम कैसे समझ जाते हैं? मुंह से तो नहीं कहता ना कि ये बोल रहा है इसे इग्नोर कर देते हैं यार, उसके एक्शन से आप समझ गए, आप एक गुड लिसनर हो, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। He absorbs the given information, processes, understands the meaning and forms an intelligent response. जब आपने कॉम्प्रिहेंड करा, समझा उसको सही तरह से, तभी आप उसका एक अच्छा इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स दे सकोगे। इसके लिए लिसनर में भी क्वालिटी होनी जरूरी है। कम्युनिकेशन या लेट अस से 1-to-1 इंटरेक्शन या 1-to-many इंटरेक्शन में खाली स्पीकर का महत्व नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंस लिसनर की भी है। लिसनर हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस। अगर एक बंदा इमोशनली बड़ा ही परेशान बैठा है और मैं उसको लेक्चर पे लेक्चर सुनाई दे रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा लेक्चर दिया, देखो मेरी टोन भी बड़ी क्लियर थी, मैंने कंसाइज भी थी, मैं शॉर्ट में भी दिया, कंप्लीट भी दिया, फिर भी उसे समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो लिसनर डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में था। आपने नोटिस किया होगा कई बार हमें बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कहते हो यार आज का लेक्चर अटेंड तो कर लिया पर मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आया, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं थी, उस टाइम फिजिकली फिट नहीं थे, बुखार चढ़ा हुआ था। तो कहते हैं लिसनर को ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, अपनी थॉट्स फीलिंग्स को पहले तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि मेरे व्यूज़, मेरे पर्सनल व्यूज़ इसमें बीच में इंटरफेयर ना करें। प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचना पड़ेगा, इमोशनल नहीं होना। सुनते समय आपको किसी टीचर ने कोई बात करी रिलीजन के ऊपर, आप वहाँ इमोशनल हो गए, आपने बात तो क्या समझी, पर्सनली अपने ऊपर ले ली ये बात। तो ये चीज़ें बहुत कम्युनिकेशन में बैरियर्स बन जाती हैं, बाधाएं बन जाती हैं। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में आप क्या मेंशन करोगे? एक तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। दूसरा, लिसनर शुड बी ऑब्जेक्टिव, ये वर्ड्स उठाओगे, प्रैक्टिकल, इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस। अपने इमोशन पे कंट्रोल करोगे तभी गुड लिसनर बनोगे। मेनी पीपल आर गुड स्पीकर्स बट वेरी फ्यू आर गुड लिसनर्स। तो अच्छा लिसनर वही है, उसी को बातें समझ में आएंगी जिसका इन सब बातों पे कंट्रोल होगा। ठीक है बच्चा, तो हमने यहाँ पे कवर करे 7 एस्पेक्ट्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिगनिंग विथ क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट,
coherent, and it moves forward to complete courteous listening for understanding. 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर इसमें से कोई एक आता है तो उसी को थोड़ा इलेबोरेट एग्जाम्पल के साथ, अब देखो कर्टियस आ जाए, ये इतने के 2 मार्क नहीं मिलेंगे भाई, सिंपल बात है। इसमें कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर राइटिंग, व्हेन वी आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर, वी शुड ऑलवेज कीप आवर टोन पोलाइट एंड कर्टियस, और व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू समबडी, इवन दो वी डू नॉट लाइक दैट पर्सन, but we have to keep control on the tone we are using. We have to be polite. हम रूड टोन यूज नहीं करेंगे। ये ऐड कर दो 1 नंबर का, तभी आपका ये जो है 2 मार्क्स में आप आंसर कर सकोगे इसे। सॉरी, इसमें 2 और हैं। इसमें एक कहता फोकस एंड अटेंशन। फोकस एंड अटेंशन ये सम वॉट रिलेटेड टू ए लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चे का फोकस ही नहीं है, जितना मर्जी अच्छा मैं उसको पढ़ा दूंगी, फोकस नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान भटक रहा है। वही लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं हमारे आसपास, तो ध्यान भटकने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। जितना ध्यान भटकेगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, उतनी ही लर्निंग कम होगी। सो सच डिस्ट्रैक्शंस आर डेट्रीमेंटल टू द कम्युनिकेशन। डेट्रीमेंटल का मतलब नेगेटिव, नुकसानदायक, यू कैन से नेगेटिव, हार्मफुल। ये डिस्ट्रैक्शंस हार्मफुल हैं। दे दस कीपिंग योर फोकस एंड अटेंशन ड्यूरिंग द कम्युनिक इज इम्पेरेटिव फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसीलिए अपना फोकस और अटेंशन रखना इम्पेरेटिव मतलब होता है इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है कि लेक्चर अटेंड कर रही हूँ तो मेरा फोकस मैम के लेक्चर पे ही है, इधर उधर नहीं भटका, मुझे फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं गया या घड़ी की तरफ ध्यान नहीं गया। सो फोकस एंड अटेंशन। फिर बात करता है बेटे इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। Emotions play a very important role in our interaction with people. They are a force which affect our perception of reality. मैं इमोशनल हूँ, सपोज लेट अस से कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट विमेन, है ना, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ जब भी कोई विमेन की बारे में उनको थोड़ा नीचा दिखाता है, तो मुझे क्या फील होता है कि भाई औरतें बराबर हैं। इमोशन की बात कर रही हूँ, तो मैं अगर कोई टीचर कुछ बता रहा है मुझे, सपोज एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है जहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि मेन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स हैं, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, विमेन नहीं कर सकती, तो मैं उस टीचर की बात को एक्सेप्ट करूंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा परसेप्शन मतलब पहले की सोच क्या थी कि विमेन तो बहुत पावरफुल हैं, तो मैंने उस चैप्टर को फिजिकल एजुकेशन का शायद लेक्चर दे रहा होगा बताने के लिए कि कितना स्टेमिना है मेन में और विमेन में, पर मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा ना। अगले ने लेक्चर बहुत अच्छा दिया बिकॉज ऑफ माई परसेप्शन। तो अगर आपकी सोच आपके ऊपर हावी हो जाए तो भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाती है। While interacting with another person in a group, it is important to understand the emotions you are bringing into discussion. अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो और दूसरे के समझने की कोशिश करो। ये जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वो होता है जब कोई रिलीजन बेस्ड डिस्कशन शुरू हो जाता है। ठीक है, लेट अस से आप हिंदू रिलीजन के हो, आपका फ्रेंड एक मुस्लिम है, ओके, कोई डिस्कशन शुरू हुआ और आप उसे कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन आपने उसके रिलीजन वाली फीलिंग को हर्ट कर दिया, तो वो आपकी बात कभी भी नहीं समझेगा। दूसरे के इमोशन को समझते हुए बैलेंस मेंटेन करके उसको बात समझानी है। मैनेजिंग योर ओन एंड अदर्स इमोशन, कीपिंग इन माइंड द इमोशनल स्टेट विल हेल्प इन स्मूथ इंटरेक्शन। इसमें मेंशन नहीं कर देना कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, दूसरे के इमोशन को समझना है। और तीसरी बात क्या करी हमने, रियलिटी मतलब अपने परसेप्शन से पहले बाहर निकलना है। जो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड थॉट्स होती है ना, प्री कंसीव्ड यानी पहले से सोची हुई, उनको कहीं घर छोड़ के आना है, तभी जाके अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है बच्चा, इनसे ही कुछ रिलेटेड बैरियर्स। अब आपको ये इजी लगेगा क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन ही है। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कोई रुकावटें थी कम्युनिकेशन में, वो हैं बैरियर्स। आप अपने आप सोचिए कि दो जने आपस में बात कर रहे हैं या एक किसी को कुछ बताना चाह रहा है, क्या बैरियर आ सकते हैं? सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस, आवाज। इसको हम लेते हैं फिजिकल बैरियर। अभी एक इमोशन से रिलेट करा, वो इमोशनल हो जाएगा। फिजिकल बैरियर क्या है? रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग।
बात चल रही थी, लेक्चर चल रहा था, बीच में फोन बज गया तो टीचर की भी कनेक्टिविटी टूट गई, बच्चे की भी टूट गई। नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, कई बार होता है इक्विपमेंट ही आउटडेटेड है। अब घर बैठे, अब आपने कोविड टाइम में देखा आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स लगा रहे थे, लेकिन जब नेट की कनेक्टिविटी इशू आता था, उधर से टीचर ने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, आपने कहा मैम लास्ट 20 मिनट्स तो मुझे सुनाई ही नहीं दिया, कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई ना। उन्होंने तो दे दिया ज्ञान, आपको तो नहीं मिला। तो आउटडेटेड इक्विपमेंट, कहीं डिस्टेंट लोकेशन है, ऑफिस डोर्स का खुलना बंद होना, इंफ्रास्ट्रक्चर कंफर्टेबल नहीं है, इन सब चीज़ों की वजह से ये फिजिकल बैरियर है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू थिंग्स अराउंड यू। मन के अंदर की नहीं है ये बैरियर, ये बाहर के बैरियर है। तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। पहले तो ये मेंशन करोगे, 2-3 एग्जाम्पल दे दो। We hear noise around us, ringing of phone, opening and closing of doors, all these act as barriers to communication. वो communication को hinder करते ही करते हैं। फिर कहता है जी organizational structure barrier, इसको थोड़ा सा समझो। Communication problem occurs when system, structure and process are not clear or have gap in them. यहाँ क्या है, अगर आपको याद हो कल के सेशन में हमने करा था levels of communication, चेन नेटवर्क थी, ऊपर कौन था, सीईओ, इसके नीचे था डायरेक्टर, इसके नीचे था मैनेजर और इसके नीचे था मेरा सुपरवाइजर। एक नए मैनेजर को अपॉइंट किया गया, ठीक है, उसको अपॉइंट कर दिया, कह दिया कल से काम पे आना, पर उसको ये नहीं बताया कि तूने किसको रिपोर्ट करना है। ये क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर। जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसे अपॉइंट करा वहां क्लैरिटी ही नहीं थी कि तेरा रोल क्या है, वो तो सीधा कोई प्रॉब्लम हुई पहुंच गया सीईओ के पास। आप समझ रहे हो क्यों हुआ ये, क्यों कम्युनिकेशन नहीं ठीक हुई, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं दी गई कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हिरार्की है। भाई तूने सीधा सीईओ के पास नहीं जाना, तूने डायरेक्टर के पास जाना है, तूने किसको आगे ऑर्डर देने हैं, सुपरवाइजर को देने हैं, उसने गलती से अपने डायरेक्टर को ऑर्डर दे दिया, फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई। तो ये चीजें कभी किसी को अपॉइंट करते हैं उसे पहले ही क्लैरिटी देते हैं, आपकी ये डेजिग्नेशन है, आपकी ये पोस्ट है, ये लोग आपके नीचे काम करेंगे, दे आर आंसरेबल टू यू, ये आपके ऊपर है, आपको इनको जवाब देना है। तो कहता है इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैक ऑफ सुपरविजन, अनक्लियर रोल। मैं बात कर रही थी अनक्लियर रोल पे। जब आपको अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं तो कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी होगी ही होगी। उतनी अच्छी कम्युनिकेशन उस ऑफिस की वर्किंग नहीं होगी जहां पे क्लैरिटी ही नहीं है किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किससे रिपोर्ट लेनी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं जी, लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर। मैं बोल रही हूं इंग्लिश में, आपको समझ आती है हिंदी और पंजाबी, तो क्या समझ में आएगा। या मैंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया स्पेनिश में, आप कहोगे मैम हमें तो स्पेनिश का एस भी नहीं पता, फिर क्या समझ में आएगा। तो लैंग्वेज जो है ये बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन में, बिकॉज पीपल फ्रॉम, आजकल ग्लोबलाइजेशन का एरा है, आप अपने ही सिटी में, अपने ही पिंड में या अपने ही टाउन में या शहर में नहीं रहोगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। और जहाँ पे निकलोगे सब एक की एक्सपेक्टेशन क्या है कि अच्छे एमएनसीज में हम अच्छी जॉब्स मिले। वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको एक कंट्री के नहीं इंटरनेशनल लेवल के लोगों से मिलना पड़ेगा। आपकी एक बहुत रिनाउंड एमएनसी है जिसके आउटलेट्स अलग अलग कंट्री में खुले हैं, तो यू विल बी अटेंडिंग मीटिंग्स विद देम। तो कहता है पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज विल इंटरप्रेट द सेम वर्ड डिफरेंटली। आपने अपनी मीटिंग में कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी, तो कहता है कि लिंग्विस्टिक एबिलिटी हर एक की अलग है। सपोज अब कोई बहुत ऐसे प्रांत से आया है जहाँ पे एजुकेशन लेवल बड़ा कम है, ठीक है, वी विल नॉट नेम, इंडिया में भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लिटरेसी लेवल बहुत बहुत डाउन है। वहाँ से कोई आया, अच्छा मैनेजर की पोस्ट पे तो बैठ गया, पर उसकी बेसिक बैकग्राउंड, उसकी नॉलेज वो नहीं थी, लेकिन लेक्चर देते समय मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करे जिनकी उसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी ही नहीं थी, वो समझ ही नहीं पाया उन वर्ड्स को, तो क्या वो कम्युनिकेशन ठीक हुई? नहीं हुई। ये इस बात पे फोकस कर रहा है। लैंग्वेज बैरियर बन सकती है, या तो आपको उसकी बंदे की लैंग्वेज नहीं आती या उसकी वोकैबुलरी का लेवल बहुत हाई है, आपका लो है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज क्लियर, सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स। तभी बार बार का लेटर लिखने में, ईमेल्स लिखने में हमेशा लैंग्वेज सिंपल यूज करो कि हर एक को समझ में आए, एक 12वीं पास को भी समझ में आ जाए, एक पीएचडी एमएससी को भी समझ में आ जाए। ऐसी कॉमन लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए कम्युनिकेशन। अगला कहता है बच्चे कल्चरल बैरियर। कल्चर भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। मेरे कल्चर में कोई एक पर्टिकुलर चीज को बुरा समझा जाता है, आपके कल्चर में उसी चीज की पूजा करी जाती है,
तो कल्चर अंडरस्टैंडिंग में फर्क लाएगा ही लाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन ये भी मैं आपको बताती हूँ, 2 नंबर में आया हुआ है, रेफर्स टू हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, again because we will be meeting and mixing with people from different religion, different culture, different countries in fact, तो हमें अगर उनके कल्चर की नॉलेज नहीं है, हम कुछ ऑफेंसिव बोल जाएं, सपोज मुझे नहीं पता कि जापानीज जनरली जो है वो जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, कहीं पे मीटिंग हुई, जापानीज डेलीगेट भी आए, चाइनीज भी आए, यूरोपियंस भी आए, सब आए, और हमने कोई ऐसी बातों बातों में मजाक उड़ा दिया कि अरे गरीब लोग तो जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, सपोज आपको उसके कल्चर का नहीं पता था, तो वो बंदा तो ऑफेंड हो जाएगा इस बात पे, वो अपने आप को गरीब सोचने लगेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आपको बताने के लिए कि जब तक हम लोगों के कल्चर से एसोसिएटेड नहीं है, वी टेंड टू हर्ट देम, हमारी कम्युनिकेशन उनको हर्ट कर सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में डिफरेंट कल्चर को जानना जरूरी है, और इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, बहुत एफर्ट कर रही हैं, वो क्या करती हैं, लोगों को भेजती हैं अलग अलग कंट्रीज में, तुम 3 महीने का कोर्स जर्मनी में जाके करके आओ, क्यों, क्योंकि आप एक जर्मन कंपनी से टाइड अप हो, आपको जब तक उन लोगों का कल्चर नहीं पता चलेगा, आप उनके लिए ना प्रोडक्ट्स बना पाओगे, ना उन लोगों से टेलीफोनिकली कम्युनिकेट कर पाओगे। स्पेशल लोगों को भेजा जाता है 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स में, जस्ट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल। कई बार वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जिसमें आके लोग अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं। फिर कहता जी इमोशनल बैरियर, इमोशन कैसे बैरियर बन सकता है, अगर एंगर है, गुस्से में मैं बैठूं, अब तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा मैम क्या पढ़ा रही है ना, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कई बार हमें ये लगता है कि अगर हम, अब सपोज मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, आपको बहुत सारे डाउट थे, पर आपको लगा यार मैं हैंड रेज करूंगी और मैम से पूछूंगी तो बाकी के बच्चे मजाक उड़ाएंगे, मुझे समझ नहीं आया, ये क्या है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड रिडिक्यूल, मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, इसलिए कई लोग अपने बातों को क्लियर करते ही नहीं है, डाउट में ही जिंदगी भर रह जाते हैं, या मिसट्रस्ट ऑफ अ पर्सन, आपने किसी से कम्युनिकेट करना था, बहुत सारी बातें बोलनी थी, पर आपको विश्वास नहीं था उस पर, आपने आधी बातें छुपा ली, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई ना। जेलसी, एंग्जाइटी, ऑल दीज फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। और एक बात और, अगर एक पर्सन अपसेट और डिस्टर्ब्ड है, ना वो अच्छी तरह बोल पाएगा, ना वो अच्छी तरह सुन पाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, यहां पे लिख लो, इमोशनल स्टेबिलिटी इज अ की फैक्टर इन कम्युनिकेशन। इमोशनली स्टेबल, मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इमोशन कंट्रोल में होने चाहिए अगर अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। फिर कहता जी एटीट्यूड बैरियर, पर्सनल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज कैन इफेक्ट द कम्युनिकेशन, दिस कैन बी एड्रेस्ड। एटीट्यूड कैसा, सपोज आपके साथ आपकी कंपनी में कोई काम करता है जिससे आपकी बनती नहीं है, तो आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, मैं इससे ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं लूंगा, अगर ये मुझे कोई बात कहेगा तो वो गलत ही कह रहा होगा, झूठ ही कह रहा होगा। उस जने ने आके आपकी भलाई के लिए आपको बताया भाई शाम को मीटिंग है, पर एटीट्यूड था ना आपके अंदर कि ये जना तो मुझे हमेशा गलत ही बोलेगा, तो आपने क्या करा, ये एटीट्यूड, मैं इससे ऑर्डर क्यों लूँ, आप नहीं पहुंचे मीटिंग पे, क्या हो गया, कम्युनिकेशन में गैप आ गया, बैरियर बन गया, बिकॉज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन वाज नॉट राइट। खुंदक रखना मन में, हेट्रेट रखना, जेलसी रखना, ये सब एटीट्यूड में भी डाला जा सकता है। और इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि मैनेजमेंट ही आके बीच में ये एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। एक बेटा ये कहता है परसेप्शन बैरियर, 2 ये और बचे हैं। परसेप्शन मीन्स हम इस दुनिया को सब डिफरेंट तरह से परसीव करते हैं, दिस इज समवॉट रिलेटेड टू वो इमोशनल वाला। मैं बताऊं, एक ही चीज को 2 लोग अलग तरह से समझते हैं, यानी एक ग्लास है, अगर यहाँ पे है नहीं तो उसमें आधा पानी भरा है, परसेप्शन बैरियर क्या है, एक कहेगा आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। इसी तरह मैंने कोई बात समझाई, विमेन एम्पावरमेंट पे समझाई, कईयों ने तो बहुत नेगेटिव ले ली कि विमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कईयों ने उसी चीज को पॉजिटिव वे में लिया कि विमेन सच में इस लायक हैं। बात कही वही, लेकिन 2 समझने वालों की सोच। परसेप्शन इज आपकी पहले की बनी हुई सोच। साइकोलॉजिकल बैरियर, ये तो बहुत कॉमन है, पुअर आईसाइट, इल हेल्थ, वो सराउंडिंग थे। फिजिकल बैरियर, कंफ्यूज मत होना, फिजिकल बैरियर थे जो सराउंडिंग में है, आवाज होना, फोन का बजना, डोर का खुलना, वो कौन से हैं, फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपको दिखता कम है,
इतनी बढ़िया मैंने पीपीटी बनाई, आप लोग को नहीं समझ आएगी, आप स्पेक्स भूल गए, नहीं दिख रहा है, इल हेल्थ है, तबीयत ठीक नहीं है, सो दे विल बी हर्डल इन कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी बैरियर भी हो सकता है भाई, किसी ने बड़ी अच्छी लेट अस से कोई वेबसाइट बनाई पर मुझे एसेस करनी ही नहीं आती, मुझे उसके लिंक्स खोलने ही नहीं आते, इसलिए कहते हैं ना आजकल टेक्नो सेवी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवन हु इज़ नॉट टेक्निकल फ्रेंडली विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इन टुडेज एरा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है ना आज की डेट में कि मल्टीटास्किंग चल रही है, इधर एक काम हो रहा है, उधर दूसरा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी एक बैरियर बन जाती है। यानी अगर हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपग्रेड ना करें, एक्सेप्ट ना करें, तो इट विल बिकम अ बैरियर। फिर है जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर आपका क्या कहता है, ये लास्ट है बेटा, ये कहता है कि मेन एंड विमेन कम्युनिकेट डिफरेंटली। ये फर्क है, कहते हैं ना आदमियों का ब्रेन का पता नहीं लेफ्ट साइड चलता है तो विमेन का राइट चलता है, ऑपोजिट सोच होती है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे होएगी, क्योंकि एक ऑफिस में काम करने में आप मानो ना मानो जो मेन है ना वो कभी विमेन से ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें क्या लगेगा, वी आर सुपीरियर, हम आदमी हैं, हम बॉस होने चाहिए। अगर सपोज एक मैनेजर है और उसका बॉस एक विमेन बन जाती है तो आप देखोगे वो बेचारा घर जाके ना हर टाइम इरिटेट ही होता रहेगा, मैं एक लेडी से ऑर्डर्स लूँ, कैसे हो सकता है ये, क्योंकि हमने एक गैप बना लिया है कि जो मेन है वो हाई पोजीशन पे होंगे, विमेन उनके नीचे काम करेंगी। जेंडर बैरियर है तो एक जगह काम कर रहे मेन और फीमेल के बीच में टकराव होगा ही होगा। जेंडर बायस इज अनदर फैक्ट, एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, यही बात है जेंडर बायस कि साथ में काम करने पे आपस में विचार नहीं मिलते, मेन की सोच और है, विमेन की सोच और है, तो कम्युनिकेशन आपस में एक ही टीम में एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा। मेन ने कुछ और तरह से सोचा, बड़े फ्री फ्लोइंग थॉट्स हैं, विमेन थोड़ा सा कंजर्वेटिव थी, उसकी सोच अलग थी, तो कभी भी आपस में कहते हैं ना एक सलाह मशवरा करके कॉमन ऑब्जेक्टिव हम रीच नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो 4 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। ये बैरियर्स इंडिविजुअली भी आते हैं, जेंडर बैरियर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखना आप, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे 2-2 नंबर में इंडिविजुअल पार्ट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस पे प्लीज फोकस कीजिए आप। ठीक है जी।